विधानसभा चुनाव संपन्न हो गए हैं, लेकिन अभी उसके परिणाम 3 दिसंबर को आएंगे। सरकार किसकी बनेगी कोई नहीं बता सकता सिवा ईवीएम मशीन के। इनकी गिनती होने के बाद पता चलेगा कि मध्य प्रदेश में कौन मुख्यमंत्री बनेगा, किसकी सरकार बनेगी। लेकिन जिन लोगों ने वोट दिए हैं उनके मुद्दे अभी भी वैसे ही है जैसे पहले थे। एनडीटीवी प्रयास कर रही है कि इन मुद्दों को लेकर अगली सरकार के पास जाए, उन्हें जवाबदेह बनाए। तो ये है पब्लिक का एजेंडा। हमारे साथ कुछ लोग हैं, मैं इनसे जानना चाहता हूं कि सरकार किसी की बने, क्या समस्याएं हैं, ये अगली सरकार से क्या चाहते हैं। सर, आपका नाम बताइए और आप क्या चाहते हैं अगली सरकार से। मेरा नाम समीर गाडगिल है। सरकार चाहे किसी भी पार्टी की बने, जनहित के कार्यों को निरंतर करते रहें। जो विकास के कार्य हैं, वैसे तो जो मूलभूत विकास चाहिए रहता है जनता को, वो सड़क, बिजली, पानी, अब वो तो काफ़ी पीछे रह गया है क्योंकि वो तो हर सरकार करके देती है। लेकिन इसके अलावा जैसे जबलपुर में फ्लाईओवर बन रहा है, इसी टाइप की कुछ और परियोजनाएं जो बड़ी जनहित के कार्य के लिए की जानी चाहिए, वो सरकार को आगे आके करना चाहिए। और काफ़ी ऐसी योजनाएं हैं जो निर्धनों को, गरीबों के लिए है, उसको भी पूरा करे साथ साथ। हमारी तो यही इच्छा है आने वाली सरकार से। गाडगिल जी का मानना है कि सरकार सड़क, पानी, बिजली के अलावा भी वो सब काम करे जो जनता के लाभ के हों। आप अपना नाम बताइए और क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं अगली सरकार से। मेरा नाम राहुल गुलछा है और मेरी अगली सरकार से मैं जो चाहता हूं कि वह यह कार्य करे, ट्रैफिक के विषय में वह एक सुचारू व्यवस्था बनाए। जैसे मैं अपने शहर जबलपुर में देखता हूं, खाकी वर्दी वाले ट्रैफिक संभाल रहे हैं जबकि उनका काम कानून व्यवस्था को संभालना है। तो जो ट्रैफिक पुलिस वाले हैं उनकी संख्या में बढ़ोतरी की जाए, उनको पर्याप्त अधिकार दिए जाए चालान आदि सभी संबंधित विषयों में, और पार्किंग को लेके बहुत सख्त रूल बनाए जाए क्योंकि एक बेतरतीब कार की पार्किंग 1 घंटे के यातायात को प्रभावित करती है। अन्य ज्वलंत विषय तो बहुत हैं, लेकिन यदि हम ट्रैफिक की व्यवस्था में एक सुचारू व्यवस्था लागू करें कड़े अनुशासन के साथ, तो निस्संदेह हम महानगरों की श्रेणी में हमारा शहर भी आएगा। राहुल गोलछा का मानना है कि कारें तो बिक रही हैं, 2 व्हीलर तो बिक रहे हैं, लेकिन उनके खड़े होने की कोई व्यवस्था नहीं है। हमारे देश में जो सड़कें हैं वह पार्किंग का रूप ले चुकी हैं और निरंतर दिन व दिन ये समस्या बढ़ती ही जा रही है। सर, आपका नाम बताइए और क्या चाहते हैं आप सरकार से। मेरा नाम डॉक्टर कपिल जैन है। मैं एक केमिस्ट्री प्रोफेसर हूं और बहुत सारे इंजीनियर और डॉक्टर्स जो बच्चे हैं उनको बनाने में थोड़ा सा योगदान किया है। जबलपुर में सबसे पहले तो जो सबसे बड़ी कमी है वो है यहाँ पर कि जो अच्छे अच्छे बच्चे हैं जो बहुत अच्छी एजुकेशन लेते हैं लेकिन यहाँ से पलायन कर जाते हैं। क्यों? क्योंकि रोजगार की बहुत ज़्यादा कमी है हमारे जबलपुर या महाकौशल क्षेत्र में, जो जिसको कहते हैं ना औद्योगिक क्रांति। ऐसा लगता है कि पूरे मध्य प्रदेश में जो औद्योगिक क्रांति है वो इंदौर, भोपाल उसी तरफ ज़्यादा है। तो कोई भी सरकार बने, लेकिन सबसे जो प्रमुख मुद्दा है कि अगर महाकौशल को आगे बढ़ाना है, विकास की गति में इंदौर और भोपाल के बराबर लेके आना है, तो बिल्कुल यहाँ पर औद्योगिक क्रांति की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जो बच्चे अच्छे अच्छे एजुकेशन लेके यहाँ से पलायन कर जा रहे हैं उनको रोकना यहाँ पर बहुत ज़रूरी है, तभी हम जबलपुर के विकास में एक बहुत अच्छा यहाँ पर सहयोग कर पाएंगे। कपिल जी, जबलपुर में आईटी पार्क बने हैं, हाँ। एक के बाद दूसरा, हाँ। कुछ क्लस्टर भी बने हैं जी। उनका भविष्य आप कैसा देख रहे हैं। देखिए, ये तो बहुत अच्छा हमको लगता है कि एक स्टार्ट है कि आईटी पार्क के लिए जबलपुर को सोचा गया, लेकिन केवल सोचने से कुछ नहीं होगा। आज भी जो बच्चे हैं, जो इंजीनियर हैं, उनको लगता है कि नहीं, यहाँ पर मतलब बहुत अच्छे रोजगार के साधन नहीं है, बहुत उच्च आय के साधन नहीं है। तो यहाँ पर इसी प्रकार के आईटी पार्क और उनके लिए उसमें जो उद्योग हैं उनको यहाँ पर लेके आना, बड़ी बड़ी कंपनीज को यहाँ पर लेके आना, उनको रोकना, और फिर उसके बाद जो बच्चे हैं उनके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप करवाना कि नहीं, आप आगे 15 साल 20 साल तक अगर उन इंडस्ट्रीज़ के साथ जुड़े रहेंगे तो आप अपनी इनकम को बहुत अच्छा ग्रो कर सकते हैं, जो आप बाहर बड़े बड़े मेट्रो सिटीज़ में कर सकते हैं। तब जब ऐसा होने लग जाएगा तो मुझे लगता है कि जो
अभी हम सोच रहे हैं कि एक नई सरकार आएगी और ऐसा सब कर देगी तो ये बहुत अच्छा होने लग जाएगा, तो जबलपुर के विकास को जरूर पंख लगेंगे। कपिल जैन साहब का कहना है कि उन्होंने जो इंजीनियर बनाए हैं, वो प्रोफेसर हैं, उनके लिए रोजगार चाहिए इस शहर में। जो अभी छोटे मोटे उपाय हुए हैं वो पर्याप्त नहीं हैं। हमारे साथ प्रिंसिपल डॉक्टर तिवारी हैं, संजय तिवारी साहब। आप बताइए कि साहब क्या होना चाहिए स्टूडेंट्स के लिए और शिक्षा के लिए। एजुकेशन लाइन में मैं लगभग 38 ईयर्स से हूँ और मैंने लगभग 3 पीढ़ियों को देखा है। पहली पीढ़ी जो कॉलेज आती थी, दूसरी पीढ़ी जो कॉलेज कुछ दिन आती थी और कुछ दिन बंद हो जाती है, और आज की पीढ़ी रोटेशन में आने लगी। शासन को ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जिस पीढ़ी का हम निर्माण कर रहे हैं वास्तव में उनके पास डिग्री के साथ साथ वर्थ भी होना चाहिए। इसका ऑब्जर्वेशन बहुत ज़रूरी है। कारण ये है कि जब भी कंपटीशन होता है तो हमारे यहाँ के बच्चे पिछड़ जाते हैं और बाहर के बच्चे वो जॉब अपॉर्चुनिटी को फ़ायदा ले लेते हैं। मेरा सोचना ये है कि शासन के द्वारा जो शासकीय कॉलेजेस में डिस्क्रिमिनेशन है सैलरी के संबंध में, वहाँ 4 प्रकार का अपॉइंटमेंट होता है। एक जन भागीदारी है जिसमें 8 से 10,000 रुपये टीचरों को तनख्वाह मिलती है। दूसरा संविदा है जिसमें टीचरों को लगभग 40 से 50,000 रुपये सैलरी मिलती है। और एक तीसरा रेगुलर है जो पीएससी के थ्रू होता है जिसमें लगभग 1 लाख रुपये सैलरी मिलती है। मेरा सोचना ये है काम एक और सरकार के द्वारा सैलरी 3 प्रकार की दी जाती है और 90% वर्क इन्हीं नीचे जो जन भागीदारी वाले हैं और संविदा वाले हैं यही काम करते हैं। बाकी रेगुलर वाले केवल शासकीय योजनाओं को इम्प्लीमेंट कराते रहते हैं और शासन ने इतने काम दे दिए हैं टीचरों को कि वो केवल एक बाबू रह गया है टीचर छोड़ के। मेरा विचार यही है कि शासन केवल टीचिंग वाला काम ही टीचर से कराए, बाकी काम कार्यालय में अपॉइंटमेंट कर क्योंकि लगभग कई सालों से कॉलेजेस में अपॉइंटमेंट नहीं हुए हैं जिसके कारण लोगों के पास काम करने वाले वर्कर्स कम हो गए हैं। डॉक्टर तिवारी, मैं ये भी जानना चाहता था कि जैसे आपने कॉलेजेस की बात की, स्कूल के टीचरों की तो और भी बुरी स्थिति है। वो तो अपना सरकारी स्कूल के टीचर बहुत लंबे समय तक कहीं वोटर लिस्ट बनाते हैं, कहीं जनसंख्या करते हैं। तो उसमें आपका क्या सोचना है कि सरकारी स्कूलों का उन्नयन कैसा होना चाहिए? सरकारी स्कूलों में समस्या ये हो रही है आजकल कि रिक्रूटमेंट नहीं हो रहे हैं ऑफिसेस में। तो शासन के पास एक ही विकल्प बचता है कि वो केवल स्कूल के टीचर, और आजकल पिछले सालों से तो कॉलेज के टीचरों को भी इस कामों के लिए वो यूज़ करने लगे हैं। ईएलसी प्रोग्राम कॉलेजेस में होते रहे और उसके दुष्परिणाम ये हो रहा है कि टीचिंग ख़त्म होती चली जा रही है कॉलेजेस में। बच्चे कॉलेजेस में आना बंद कर दिए हैं। क्यों? क्योंकि उनको मालूम है कि यदि हम कॉलेज जाएंगे तो हमें इस प्रोग्राम के तहत वहाँ पर जाना पड़ेगा। इस साल हम लोगों ने लगभग 60 डेज़ ईएलसी प्रोग्राम किए हैं इलेक्शन के संबंध में, जबकि पूर्व के सालों में ऐसा काम नहीं होता था। उसका सुखद परिणाम मिला, वोटर परसेंटेज बढ़ा, यूथ को हम लोगों ने इस ओर मोटिवेट किया। लेकिन पढ़ाई भी एक बहुत ज़रूरी कार्य है। बिल्कुल, पढ़ाई तो सबसे ज़रूरी कार्य है और यदि बच्चा पढ़ेगा नहीं तो अच्छा नागरिक कैसे बनेगा। पर सरकार टीचर को, चाहे वो कॉलेज के टीचर हो चाहे स्कूल के टीचर हो, उन्हें पढ़ाई से हटाकर बहुत सारे ऐसे कामों में लगा देती है जो ज़रूरी तो हैं पर उनके लिए शिक्षक के अलावा और भी कोई हो सकते हैं। अभी हम बात कर रहे थे शहर के संभ्रांत नागरिकों से, उनके मुद्दे अलग होते हैं। लेकिन अब हमारे साथ हैं शहर के विशिष्ट पत्रकार और संपादक जो मुद्दों की और एजेंडे को तय करते हैं, जो जनता के बीच से निकल कर आते हैं। तो हम समझते हैं कि इस बार पब्लिक का एजेंडा क्या है। सबसे पहले विप्लव अग्रवाल जी जनपक्ष के संपादक भी हैं और लगभग 30 सालों का इनका पत्रकारिता का अनुभव है। क्या मुद्दे हैं जो अगली सरकार को के सामने लेके जाने हैं? अगली सरकार के सामने सबसे प्रमुख मुद्दा रहेगा कि मध्य प्रदेश की अब जो पहचान बन रही है, जो बात कही जा रही है कि सबसे स्वर्णिम प्रदेश रहेगा, तो उस पहचान को कायम रखना है। वैसी नीतियां बनानी होंगी कि वह पहचान कायम रहे। मध्य प्रदेश को गेहूं उत्पादन में नंबर 1 प्रदेश अभी कहा जाता है और हो भी रहा है, वह स्थिति बनी रहे। आम जनता तक जो योजनाएं पिछली सरकारों ने बनाई हैं वह योजनाएं सही तरीके से पहुंचती रहें। प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट अच्छे से हो,
इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ जो आईटी हब बनाने की बात कही जाती है, या जो मेट्रो रेल का है उसका काम अच्छे से शुरू हो सके, दूसरे शहरों में भी आ पाए, ये सब चीज़ों पे विकास पे ध्यान देना पड़ेगा। और आम जनता के लिए जो योजनाएं अभी घोषित की गई हैं उनका क्रियान्वयन ठीक तरह से हो, ये इस पे ध्यान देना पड़ेगा। बाकी तो जो भी है जब सरकार आएगी तब समझ में आएगा। विप्लव अग्रवाल का कहना है कि जो योजनाएं चल रही हैं, जो विकास के कार्य चल रहे हैं, सरकार कोई भी आए उसे लागू करना पड़ेगा और आगे बढ़ाना पड़ेगा। दैनिक भास्कर के संपादक मनीष गुप्ता जी, बहुत लंबा आपका अनुभव है, चुनाव का भी, जनता का भी और पत्रकारिता का भी। मनीष, क्या लगता है आपको कि अगली सरकार के लिए क्या एजेंडा होगा, क्या मुद्दे होंगे? अब सीधा सा एजेंडा है, जो कहा है वो करना पड़ेगा। अगर नहीं करेंगे तो आपको जनता उतार देगी। सोशल मीडिया ने ये तो बता दिया है कि अगर आपने जो नहीं किया तो वो हो सकता है कि पहले सब तक नहीं पहुंच सकता था कि नहीं किया है, लेकिन अब सोशल मीडिया के कारण वो हर चीज़ पहुंच जाती है कि आपने ये किया और आपने ये नहीं किया। तो आप जो भी कहते हैं, जैसे आपने कहा कि जबलपुर में मेट्रो चलाएंगे, आपने से कहा था सबसे पहले जबलपुर में मेट्रो चलाएंगे। इस चुनाव के पहले आके कहना पड़ा नहीं, इस बार हम जरूर चलाएंगे। क्यों? क्योंकि सबके सामने था कि आपने मेट्रो जबलपुर नहीं चलाई, इंदौर भोपाल को चलाकर आपने जबलपुर को उपेक्षित कर दिया। अब आपको जबलपुर के साथ साथ ग्वालियर का नाम भी जोड़ना पड़ गया, उज्जैन का नाम भी जोड़ना पड़ गया। अब अगले चुनाव से पहले आपको या तो करना पड़ेगा या उसको झेलने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। अब रही बात और भी मुद्दों की, तो दूसरी ये है कि जैसे आपने विकास की बातें करते हैं, रोड बनाना है, रोड एक बहुत बड़ा मुद्दा होता है, पर कभी कभी वो चुनाव में काम नहीं आता। जैसे कि अब थोड़ी देर पहले ही हम आपस में अनौपचारिक चर्चा कर रहे थे, तो 2003 के चुनाव को याद कर रहे थे। तो 2003 में एक विज्ञापन चला था मिस्टर बंटाधार, आपको भी याद होगा। और मिस्टर बंटाधार का विज्ञापन बदलते बदलते किस किस स्वरूप में कहाँ पहुँच गए देख रहे हैं। क्यों? क्योंकि काम नहीं किए थे। अब नहीं हो सकता। अब अगर आपने काम नहीं किया तो आपको बंटाधार जैसे विज्ञापन तो झेलने पड़ेंगे, साथ साथ उसकी मार भी झेलनी पड़ेगी। क्या प्रमुख रूप से क्या सरकार को काम करने चाहिए? सरकार को डेवलपमेंट पे काम करना चाहिए और हर वो काम करना चाहिए जिसका उन्होंने वादा किया है। अगर उन्होंने वादा किया है कि हम अनाज अच्छे रेट पे खरीदेंगे, समर्थन मूल्य ज़्यादा से ज़्यादा रहेगा, तो वो करना पड़ेगा, भले ही उनका खजाना खाली हो जाए, कोष खाली हो जाए। लाडली बहना की घोषणा की है, उनको उन बहनों को भी लाडली बहना को देना पड़ेगा जिनको नहीं मिल रहा है और जो नाराज़ हैं, और पर वो उसके क्राइटेरिया में आती हैं, और जो क्राइटेरिया में नहीं आती उनको भी कुछ देना पड़ेगा। नहीं देंगे तो वो नाराज़ रहेंगी। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो सरकार को आगे, मतलब हर बार सरकार के लिए अपना कार्यकाल कठिन होता जा रहा है और इसके पीछे जागरूकता मुख्य वजह है। मनीष का कहना है कि सरकार कोई भी आए, जो वादे किए हैं वो करना पड़ेगा और अब विकास से पीछे नहीं हट सकती। बहाना कोई नहीं चलेगा अगर अगली बार भी आपको चुनाव में आना है तो। रवि वाजपेयी जी, 40 साल से ज़्यादा आपका पत्रकारिता का अनुभव है, बहुत गहरा विश्लेषण करते हैं आप। रवि जी, क्या है अगली सरकार के लिए एजेंडा? अगली सरकार का सबसे पहले एजेंडा ये होगा कि जो उन्होंने चुनावी वायदे कर दिए हैं उनको पूरा करने के लिए आर्थिक संसाधन जुटाना, क्योंकि पहले से ही मध्य प्रदेश की सरकार का खजाना पूरी तरह से खाली हो चुका है। हम लगातार रिजर्व बैंक से कर्ज पर कर्ज लेते जा रहे हैं और जहाँ तक मुझे जानकारी है कि वित्त आयोग की और रिजर्व बैंक की जो एक नियमावली है उसके मुताबिक कर्ज लेने की भी एक सीमा होती है। तो प्रदेश की जितनी भी कैपेसिटी होगी उसी हिसाब से वो कर्ज ले पाएगी, उसके बाद नहीं ले पाएगी। और यदि उसके पास कर्ज नहीं होंगे, आर्थिक संसाधन नहीं होंगे, तो न केवल वो ये जो मुफ्त की योजनाएं हैं या जन कल्याणकारी जिनको कहा जाता है ये अवरुद्ध होंगी और उसके साथ साथ विकास भी रुकेगा। आज सरकार की जितनी भी इकाइयाँ हैं, चाहे प्रदेश की सरकार हो, चाहे जिले की हो, चाहे नगर निगम की, ग्राम पंचायत की, सबके सामने जो है स्थापना व्यय पे सैलरी बांटने में ही पूरा सरकार का खजाना खाली हो जा रहा है। लेकिन मुझे लग रहा है कि इस चुनाव का एक सबक राजनीतिक दलों को ये लेना पड़ेगा और लेना भी चाहिए कि वो सरकार जनता से उतने ही वायदे करें जिनको कि वो पूरा करने की कैपेसिटी व्यवहारिक रूप से रख सकें। आज चाहे शिवराज जी सत्ता में आए या कमलनाथ जी आए, कांग्रेस आए, भाजपा आए, उसको राजनीति को सीधे सीधे मार्केट इकोनॉमी नहीं बनाना चाहिए। चुनाव जो है कोई डिस्काउंट सेल नहीं है, चुनाव मुद्दों पे होना चाहिए। और हमारे सामने आज किसी भी राजनीतिक दल ने कि ऐसा कोई मुद्दा नहीं रखा कि हम 10 साल में प्रदेश को यहाँ पहुँचाएंगे। और राजनीति में गंभीरता यदि लाना है तो मुझे लगता है कि सभी प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों को उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक से सबक लेना चाहिए, जो बिना किसी शोर शराबे पे, बिना किसी स्टंटबाजी के लगातार 5 चुनाव जीत चुके हैं। और राष्ट्रीय राजनीति में भी आप देखें कभी नवीन पटनायक की बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं होती। तो इससे हमें सीखना चाहिए कि हम लो प्रोफाइल पर रह करके भी बहुत ज़्यादा आसमानी वायदे ना करके भी जनता से जुड़ के, और दूसरा जो मुझे लगता है कि जो भी सरकार आए
उसको बहुत कड़ाई के साथ भ्रष्टाचार पर रोक लगानी पड़ेगी, क्योंकि भ्रष्टाचार जो है वो हमारी सारी अच्छाइयों पर हावी हो जाता है। और कोई भी सरकार, कोई भी मुख्यमंत्री जो है, पार्टी अगर बदनाम होती है तो वो विकास न कर पाने के कारण बदनाम नहीं होती, जितनी भ्रष्टाचार के कारण होती है। मध्य प्रदेश में भी हम वो समस्या का उसका सामना कर रहे हैं। रवि जी का कहना है कि जो वित्त है अगर उस पर ध्यान नहीं दिया गया, सरकारों ने यदि अपनी आय को नहीं सुधारा तो मध्य प्रदेश की स्थिति गड़बड़ होगी। इसलिए सबसे ज़रूरी है वित्त संसाधनों का दोहन करना और उपयोग करना। पल पल मीडिया के संपादक अवी मनोज जी हैं। अवी जी, सरकार बस बनने ही वाली है, मुद्दे खड़े हैं, क्या एजेंडा होगा अगली सरकार के लिए? देखिए, अब हम जब परिपक्व लोकतंत्र में खड़े हैं पूरी तरह से, तो उसमें सबसे बड़ी बात है कि अभी हमको जो युवा मतदाता हैं उनके हितों का मुझे खास ध्यान रखना होगा। जो भी अगली सरकार आए, चूँकि अभी तक जो युवा मतदाता हैं वो 28% के करीब हैं, तो उनकी तरफ किसी का कोई मतलब नज़रिया नहीं सामने आया। दोनों पार्टियों ने अभी तक कोई उनके लिए कोई ठोस योजना ही नहीं रखी या क्रियान्वयन नहीं किया। जो है सब आम पब्लिक के लिए जो है वही युवाओं के लिए है। तो एक तो इनके लिए करना पड़ेगा, और दूसरे जो शासकीय कर्मचारियों के लिए जो वादे किए जाते हैं उनको पूरा करना होगा नई सरकार को। एक बात तो और तय है कि सरकार का खजाना खाली है, तो हम उसे किस तरह से भरपाई करेंगे उस पर भी गहनता से विचार करने की ज़रूरत है। बिल्कुल, युवाओं के लिए किया जाना बहुत ज़रूरी है। अब युवा ही मध्य प्रदेश की तरक्की का एक साधन है, जिसके लिए युवा नीति होनी चाहिए और युवाओं के लिए रोजगार और उनके जो संसाधन हैं उन्हें बढ़ाना चाहिए। हमारे साथ हैं वेद प्रकाश शर्मा जी। वेद प्रकाश जी पूर्व IAS हैं, कलेक्टर रहे हैं, बहुत गहरा प्रशासनिक अनुभव है। सरकार के सामने प्रशासनिक परेशानियां आने वाली हैं, वित्त को लेकर बहुत सारा है। और भी क्या एजेंडा होगा कोई भी सरकार बने, किसी भी पार्टी की बने? वित्त की परेशानी जिसको लोग कह रहे हैं, वो उदाहरण के लिए आपने कोई टीवी चैनल शुरू किया, हाँ, तो आप 25 लाख का लोन लेंगे, फिर 25 करोड़ का बिजनेस करेंगे। तो लोगों का काम भी बहुत बड़े बिजनेस और इकॉनमी का है। सरकार इतनी बड़ी सरकार होती है जिसके लाख लाख करोड़ के बजट होते हैं, तो कुछ करोड़ का लोन होता है, फिर उससे नई योजनाएं आती है, इकॉनमी बड़ा होता है। इसलिए ये फाइनेंस के लिए तो सरकारें लोन लेती है और उनको लेना ही चाहिए। जहाँ तक युवाओं की बात है, तो युवाओं का और देश का बहुत कुछ जो भविष्य है हमारे सॉफ्ट पावर पर निर्भर करता है। सॉफ्ट स्किल, वो हमारे टूरिज़्म के फील्ड से जुड़ा हुआ हो या फिर हमारे डांस, ड्रामा, म्यूज़िक, इन चीज़ से जुड़ा हुआ हो, या फिर योगा की बात हो। इस तरह के जो सॉफ्ट पावर है उसको मजबूत करने के जितना स्किल इम्पार्ट करने की आवश्यकता है, जितना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की आवश्यकता है, यही देश को मजबूत करेगा और सॉफ्ट पावर के रूप में ही भारत विश्व में और आगे बढ़ेगा। वेद प्रकाश जी, मध्य प्रदेश सरकार के लिए पब्लिक की तरफ से आप क्या सोचते हैं कि क्या होना सबसे ज़रूरी काम क्या बचा है? असली चीज़ है डिसेंट्रलाइज्ड करके भरोसे के साथ NGOs के माध्यम से स्किल इम्पार्ट करना। हाँ, लेकिन जिस तरह से योजनाओं का स्किल है वो बात वहाँ तक पहुँच नहीं पा रही है। और दूसरा, जो उनके लिए फाइनेंस होता है, उस फाइनेंस में पे जो अनावश्यक कंट्रोल है बैंक का, हाँ, जो विवेक के आधार पे बैंकर्स जो लोन देते हैं और नहीं देते हैं, अभी मूड नहीं तो नहीं देंगे, इसको रोकने के लिए, यानी इसके लिए एक ही मूल मंत्र परिवर्तन के लाने की आवश्यकता है। योजनाओं के इम्प्लीमेंटेशन का जिम्मा, रोजगार के योजनाओं के इम्प्लीमेंटेशन का जिम्मा भी बैंक को दीजिए। जब सिंगल एंड पे उनको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा तो समझते हैं कि फाइनेंस करना पड़ेगा, कैसे पड़ने पड़े, ये अपेक्षा है। बिल्कुल, युवाओं के लिए अब सामूहिक विकास और आंतरिक विकास की आवश्यकता है, ऐसा वेद प्रकाश जी का कहना है। अब हम आपको ले चलेंगे उन लोगों की ओर जो जनता कहलाती है, उनके क्या मुद्दे हैं। 3 दिसंबर को मतगणना के बाद सरकार किसकी बननी है ये तो किसी को नहीं मालूम। हम निकले हैं पब्लिक का एजेंडा सेट देखने के लिए। सबसे पहले हमने संभ्रांत लोगों से बात की और फिर पत्रकारों से। अब हम जानना चाहते हैं कि जनता क्या चाहती है जो अगली सरकार बनेगी उससे। मेरे भाई, क्या नाम है आपका? मनीष। मनीष, ये बताओ, सरकार बनने वाली है, किसी की भी बनेगी,
आप क्या चाहते हो, क्या मुद्दा है, क्या एजेंडा है, क्या होना चाहिए? नहीं, बस सरकार जो भी बने, बस हमारे देश का विकास होता रहे, बस इसमें कोई मतलब रोक ना आए। महंगाई काफ़ी बढ़ रही है तो वो थोड़ा सा इसमें सरकार ध्यान दे, तो इस तरह की चीज़ें रहती हैं, बस इतना ही। मनीष का कहना है कि जो सरकार अगली बनती है वो लोगों के महंगाई को कम करे। मेरे भाई ये बताइए, बोलिए। कोई भी सरकार अगली बनेगी, हाँ है ना? क्या मुद्दा है, क्या होना चाहिए, आप क्या चाहते हो? देखिए, आप घर बनाते हैं तो पहले ये बताइए, आपका घर में थोड़ा सा दिक्कत होती कि नहीं होती है? तो मोदी जी भी सड़क बना रहे हैं, रोड बना रहे हैं, नाली बना रहे हैं, तो पैसा तो लग रहा है। कहाँ से आ रहा है? अपने घर से तो ला नहीं रहेंगे, जनता ही का पैसा लग रहा है ना। तो थोड़ा तो आपको परेशानी होगी, सुविधा चाहिए तो परेशानी हो ही करेगी। अब बताइए, गलत बोलना कि सही? मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगली सरकार से आप क्या चाहते हैं? अगली सरकार से देखिएगा, जैसी सरकार अभी पिछले साल रही है वैसी सरकार अपन चाहते हैं, वैसी सुविधा मिले और हर चीज़ मिले। और आप देखिएगा, कोई भी चीज़ जब कष्ट मिलता है तब तो सफलता मिलती है। अब क्या चाहते हैं, कष्ट चाहते हैं कि सफलता चाहते हैं? पहले ये बताइए। थोड़ा सा कष्ट होगा तो पर आगे फल भी मिलेगा। आपका मानना है कि विकास के लिए पहले थोड़ा सा कष्ट होता है, हाँ। उसके बाद विकास होता है। दादाजी, आपने तो बहुत दुनिया देखी है, अगली सरकार से आपकी क्या उम्मीदें हैं? आने वाली जी वही जनता पार्टी। मेरा तो मानना है कि सबसे बड़ा विकास युवाएं होते हैं, युवाओं को रोजगार दो। सबसे पहले रोजगार में काम करो। आप भर्ती नहीं दे रहे हैं, आपने बोले कि 1 लाख भर्ती देंगे, मगर रिकॉर्ड में अभी 50,000 भर्तियां भी नहीं है शिवराज सिंह चौहान की। मतलब सरकार किसी की भी आए, मेन रोजगार में काम हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, शिक्षा हो। मतलब ये पैसे देने से थोड़ी ना सरकार बनती है। सरकार के 3 मुद्दे होते हैं, एक रोजगार देना, दूसरा लोगों को शिक्षा देना और देश का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा करना। तो जो सरकार ये चीज़ें करेगी वो बेस्ट होगी सरकार। ये बताइए कि अगली सरकार जो आने वाली है, किसी भी पार्टी की आए, तो क्या विकास चाहते, क्या मुद्दे होने चाहिए? अभी तक जो बीजेपी विकास करते आई है, हम चाहते हैं कि वही विकास आगे निरंतर जारी रहे। देश की एकता अखंडता बनाए रखें, भाईचारा बना रहे, ऐसे ही देश तरक्की करता रहे, बस। इनका कहना है कि जो मूल मुद्दा है वो देश में भाईचारा और एकता और अखंडता होनी चाहिए। दादाजी नमस्कार, अगली सरकार बनने वाली है बहुत जल्दी, तो किसी की भी पार्टी की बन सकती है। आप क्या चाहते हैं कि क्या मुद्दे होना चाहिए और क्या विकास होना चाहिए? मुद्दे तो भारतवर्ष में बहुत है ना। पहले तो अपने प्रदेश में एजुकेशन है ना, स्वास्थ्य है ना, सड़क पानी, सभी मुद्दे हैं। और सफलता तो मिली है लेकिन पूरी नहीं मिली है, कुछ तो है। तो और क्या चाहते हैं आप? जो विकास तो हो ही रहा है, सरकार कर ही रही है। अच्छा, आपका ऐसा मानना है कि सरकार विकास के कार्य तो कर रही है लेकिन अभी और भी विकास होना चाहिए। लगातार ये विकास जो है ये एक सतत प्रक्रिया है। भाई ये बताओ, अगली सरकार से आप क्या चाहते हो? मैं यही चाहूँगा कि डेवलपमेंट हो, जो भी चल रहा है उतना ही तेज़ी से चलता रहे। जैसे अपना देश अभी आगे बढ़ रहा है, लाइट, सड़क, ये सब चीज़ें पहले ये सब हमें भरपूर नहीं मिल पा रही थी, अब जो है कि सब मिल जा रही है। आना जाना सरल हो गया है, टाइमिंग कम लग रही है। जैसे मैं अभी 120 किलोमीटर से आ रहा हूँ, 2 घंटे में आ गया। पहले रोड ही नहीं थी लखनऊ से जबलपुर की। ऐसे ही अपना डेवलपमेंट होते रहे, बस यही। अच्छा, तो अगला मुद्दा जो आपका है वो है कि डेवलपमेंट चलता रहे, डेवलपमेंट होता रहे। दोस्त ये बताओ, क्या चाहते हो अगली सरकार से? बस सर, जैसा अगले चल रहा था वैसे ही चले, बिल्कुल बढ़ावा हो देश का, यही चाहते हैं जी, और कुछ नहीं जी। लगभग सभी लोगों का ऐसा मानना है कि देश में तरक्की हो। भाई साहब ये बताइए, चुनाव हो गया है, किसी की भी सरकार बनेगी, नोबडी नोज, कोई नहीं जानता, पर आप क्या चाहते हैं कि अगली सरकार के पास क्या मुद्दे होने चाहिए विकास के? इस तरह भाई क्या विकास होना चाहिए? विकास तो सब अच्छा हो ही रहा अपने यहाँ, बस शिवराज या मोदी जी का काम बहुत बढ़िया है। काम तो सब हो ही रहे हैं अच्छे, काम में तो कोई कमी है नहीं। बीजेपी की बनना चाहिए सरकार।
सरकार किसी की भी बने, चाहे बीजेपी की चाहे कांग्रेस की, लेकिन विकास के प्रदेश के लिए आप क्या तरक्की और क्या मुद्दे चाहते हैं, क्या और होना चाहिए? अपने यहाँ तो सब हो गया, बाकी क्या है ये बताइए। आप बताओ कौन सी चीज़ बाकी है आपकी समझ में? यदि कुछ आ रहा हो कि यार कोई चीज़ की कमी है, अपने जबलपुर में तो किसी चीज़ की कमी नज़र नहीं आ रही, सब चीज़ बढ़िया चल रही है। ना कोई लड़ाई है, ना कोई झगड़ा है, ना कोई वाद है, ना कोई विवाद है। अब क्या तरक्की चाहते हो आप बताओ हमें थोड़ा सा। बिल्कुल, आपका ऐसा मानना है कि जबलपुर विकास की बहुत सारी तरक्की कर चुका है और अब जो भी सरकार आएगी वो कुछ ना कुछ तरक्की तो करती रहेगी। आइए ये बताओ दोस्त, सरकार बनने वाली है अगली, है ना, तो आप क्या तरक्की चाहते हो, क्या और मुद्दे होने चाहिए? विकास हो यहाँ का, बस यही चाहता हूँ। रोजगार आप क्या करते हैं? मैं गाड़ी चलाता हूँ। गाड़ी चलाते हैं। अपने लिए क्या चाहते हैं कि आपकी अपनी गाड़ी हो? जी बताइए। हो, मेरी गाड़ी तो है स्वयं खुद की। हाँ। रोड कैसी है? रोड और बननी चाहिए क्या? बननी चाहिए और सुविधाएं होना चाहिए। बहुत लोग ऐसा मानते हैं कि तरक्की तो हो रही है और तरक्की होती रहेगी। आप क्या चाहते हैं कि अब अगली सरकार से आपके क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? सर, जो मैं चाहता था वो बन चुका है, राम मंदिर, और कुछ भी नहीं चाहिए। क्योंकि हिंदू हैं और गर्व से कहते हैं हम हिंदू हैं, और कुछ भी नहीं। रोडें बनती है, टूटती है, फिर बनती है, फिर टूटती है, ये चलता रहेगा, कांग्रेस आए या भाजपा आए। लेकिन जो सबसे ज़्यादा मुद्दा था लाखों सालों पुराना राम मंदिर, वो आज बन के सफल हो गया है। बस नहीं, मैं विकास की बात चाहता हूँ। मध्य प्रदेश में क्या होना चाहिए? सर, विकास क्या होना चाहिए? सब बनना, रोडें बन रही है, ओवर ब्रिज बन रहे हैं, लाइटें लग रही है, स्ट्रीट लाइट लग रही है, सब सुविधाएं हैं, और कुछ भी नहीं चाहिए। इनके हिसाब से तो सबसे बड़ा जो मूल मुद्दा है वो है राम मंदिर का। सरकार किसी की भी बने, लगभग मुद्दे सभी के एक समान हैं। कोई चाहता है कि शिक्षा का विकास हो, कि कोई चाहता है कि नौकरी और रोजगार बढ़े, और प्रदेश को नशा मुक्त करना भी चाहते हैं। वीरेंद्र शर्मा के साथ संजीव चौधरी, NDTV के लिए।